हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडी में चैप्टर 10 का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। चैप्टर 10 हमारा है स्टॉक फाइनेंशियल मार्केट। इससे पहले मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड भी चैप्टर डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो क्लास 12 बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं चैप्टर 10 डिस्कस कर रही हूँ। ऑलरेडी चैप्टर 10 यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के बाकी पार्ट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो आज जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? ट्रेडिंग प्रोसीजर का मतलब है कि अगर एक इन्वेस्टर को शेयर्स बेचने हैं या फिर शेयर्स खरीदने हैं तो उसे यहाँ क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 10, वो मैं यहाँ इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो शेयर्स हैं वो फर्स्ट टाइम नहीं, अब सेकेंड टाइम बिक रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सबसे पहले क्या करना होगा, इन्वेस्टर सेलेक्ट अ रजिस्टर्ड ब्रोकर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज से एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को सेलेक्ट करना होता है, यानी एक ब्रोकर को ढूंढना पड़ता है एज एन इन्वेस्टर, तब जाके आप बाकी काम कर पाते हो, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट अ ब्रोकर आप कोई भी काम डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में नहीं कर सकते। सो दैट दिस ब्रोकर कैन बाय और सेल सिक्योरिटीज़ फॉर इन्वेस्टर्स। ये ब्रोकर करता क्या है एक्चुअली में, ये आपके तरफ से यानी कि इन्वेस्टर की तरफ से सिक्योरिटीज़ यानी शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सबको खरीदेगा और बेचेगा। इन्वेस्टर हैज़ टू प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स टू ब्रोकर सो दैट ब्रोकर विल ओपन हिज ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे जब ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया जाएगा और एक रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए। यहाँ रजिस्टर्ड ब्रोकर का मतलब क्या हो गया कि स्टॉक एक्सचेंज से लाइसेंस होना चाहिए उस ब्रोकर के पास, ब्रोकर का काम करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड ब्रोकर। तो वो ब्रोकर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और तब जाके बाकी काम स्टार्ट होगा। इस ब्रोकर को आप अपनी कुछ डिटेल्स देंगे, बेसिक डिटेल्स देंगे, वो डिटेल्स आपकी क्या करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है वो मैं बताती हूँ। यहाँ जब हम ये प्रोसीजर पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना है कि 3 तरह के अकाउंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। अब अगर आप बिज़नेस में डील कर रहे हैं या आप एलिजिबल हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिज़नेस डीलिंग में आपके पास ये बैंक अकाउंट तो होगा ही, तो इसकी ये आपके पास पहले से ही रहता है। बाकी डीमैट अकाउंट और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये आपका ब्रोकर आपके लिए ओपन करवाता है। डीमैट अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स वगैरह जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में आपके अकाउंट में स्टोर रहते हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है जहाँ पर डीमैट अकाउंट से होते हुए ट्रेडिंग अकाउंट में आपके शेयर्स वगैरह आएंगे और तब उनकी बाइंग और सेलिंग होगी, तो वो होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये दोनों ही अकाउंट कौन ओपन करेगा, ब्रोकर ही ओपन करवाएगा। तो आप उसको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स देंगे तब वो आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर पाएगा। वो बेसिक डिटेल्स क्या हैं, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए। ये कंपलसरी एक डॉक्यूमेंट होता है। आपका MCQ में क्वेश्चन भी एक बार आया है 1 साल में कि एक मस्ट जो डिटेल होती है जो इन्वेस्टर अपने ब्रोकर को देता है फॉर ओपनिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट, एक ज़रूरी कंपलसरी डिटेल क्या होती है, तो वो पैन नंबर होता है। ये आपके पास होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। देन डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस देंगे आप अपना, यानी कि इन्वेस्टर अपना डिटेल्स वगैरह देगा। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और क्या काम करते हैं उससे रिगार्डिंग डिटेल्स देंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है इन्वेस्टर का, मतलब इंडिया के हैं या NRI हैं, ये सारी डिटेल्स बेसिक देनी पड़ेंगी। देन बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी पड़ेंगी। बैंक अकाउंट डिटेल्स यानी कि अकाउंट्स कहाँ कहाँ हैं, कौन से अकाउंट से आप डील करना चाहते हो शेयर मार्केट में, वो सारी डिटेल देनी पड़ेंगी। डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल, नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर और क्लाइंट कोड नंबर। ये 3 जो डिटेल्स हैं ये आप तब दोगे जब आप पहले भी स्टॉक एक्सचेंज में डील्स कर चुके हो, तो आपके पास ये 3 चीज़ें ऑलरेडी होंगी।
और अगर पहली बार आप अकाउंट्स वगैरह और अगर पहली बार आप सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे हैं तो आपके पास ये 3 डिटेल्स नहीं होंगी। अब ये क्या होती हैं? डिपॉजिटरी अकाउंट का मतलब होता है डीमैट अकाउंट की डिटेल्स। तो अगर पहले कभी डीमैट अकाउंट बना ही नहीं है, पहली बार ब्रोकर सेलेक्ट करके आप सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स कोई बेच रहे हैं, इन्वेस्टर बेच रहा है, तो उस केस में ये नहीं होगा आपके पास। देन आते हैं नेम ऑफ़ एनी अदर ब्रोकर, किसी और ब्रोकर के साथ डीलिंग वगैरह हुई हो तो ये भी नहीं होगा अगर पहले कभी डीलिंग ही नहीं हुई है इन्वेस्टर की स्टॉक मार्केट में। और क्लाइंट कोड नंबर भी नहीं होगा अगर फर्स्ट टाइम डील कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट। तो ये तीनों डिटेल्स आपके पास अगर दूसरी तीसरी बार डीलिंग हो रही है तब आपके पास ये होगा, अदरवाइज़ ये 3 डिटेल्स आपको खुद आपका ब्रोकर ही अकाउंट्स वगैरह बनाने के बाद देता है। देन आते हैं एक डायग्राम फॉर्म में, इसको समझते हैं कि यहाँ फर्स्ट स्टेप में हुआ क्या। इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर ने एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को फाइंड आउट किया और रजिस्टर्ड ब्रोकर फिर क्या करेगा, आपकी ये बेसिक डिटेल्स लेकर एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पर आपके शेयर्स की बाइंग और सेलिंग की जाती है। उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। तो आई होप ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ हो। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप में। क्या हो रहा है सेकेंड स्टेप में? ओपनिंग डीमैट अकाउंट। यहाँ पे ब्रोकर आपसे सारी डिटेल्स लेने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट तो ओपन करेगा ही, साथ ही साथ वो आपका डीमैट अकाउंट भी ओपन करेगा। डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट। डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग पहले मैं बता देती हूँ क्या होता है। डीमैट अकाउंट या डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट वो होता है जिसमें आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैं कहूँ सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में रखा जाता है। पुराने समय में क्या होता था, स्टॉक मार्केट ऑनलाइन डीलिंग नहीं करता था क्योंकि ऑनलाइन का टाइम उस समय ज़माना नहीं था, लेकिन अब ऑनलाइन है हर चीज़, तो इसीलिए अब शेयर्स वगैरह भी ऑनलाइन फॉर्म में रखे जाते हैं और उनको रखने का जो एक अकाउंट होता है वो कौन सा होता है? डीमैट अकाउंट होता है। सो ब्रोकर ओपन डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के पास ये ब्रोकर जो होता है ये डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है। Demat account is an account in which securities are held in electronic form by a depository, and depository is an institution which holds securities. ब्रोकर जो होता है वो डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है किसके पास? डिपॉजिटरी के पास। अब डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूशन कहलाता है, एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं जो आपकी सिक्योरिटीज़ के अकाउंट्स को अपने पास रखता है। इसको ऐसे समझिए कि आप बैंक में अगर अकाउंट ओपन करवाने गए हैं तो वो जो बैंक है वो क्या हो गया, वो उसको हम कहेंगे डिपॉजिटरी कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके अकाउंट को अपने पास रखे हुआ है ना। कहाँ पे ओपन हुआ है अकाउंट आपका? एक बैंक में ओपन हुआ है, तो वो बैंक क्या हो गया, वो मान लीजिए डिपॉजिटरी यानी एक इंस्टीट्यूशन हो गया। और जहाँ पे आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया वो डीमैट अकाउंट आपका क्या हो गया? एक तरीके का अकाउंट हो गया। तो ये चीज़ आपकी सेकेंड स्टेप में होती है। इसको भी हम समझ लेते हैं ज़रा थोड़ा डायग्राम बेस पर। इन्वेस्टर ने क्या किया? इन्वेस्टर ने ब्रोकर के पास अपनी डिटेल्स दी और ब्रोकर ने क्या किया? डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्या किया? डिपॉजिटरी के पास गया। अब इसमें समझिएगा ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी मैंने लिखा है। अब ये कौन है? इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि डिपॉजिटरी का मीनिंग समझिए बैंक। तो बैंक में जो काम करने वाला एम्प्लॉई है जिससे मिलकर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे वो बैंक एम्प्लॉई कौन हो गया? यहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो गया। अब यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और ब्रोकर दोनों सेम ही पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए को डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो मिस्टर ए ने अपने ब्रोकर, सपोज़ राज हैं, राज से कहा कि आप मेरा डीमैट अकाउंट ओपन करिए। अब राज जो हैं वो ब्रोकर भी हैं और वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी हैं। किसी डिपॉजिटरी से वो जुड़े हुए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जो डीमैट अकाउंट ओपन करने का काम करती है उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो वो वहाँ के कौन हो गए? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो गए, ठीक है। इसीलिए इन्हीं को हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी कहते हैं। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे किसके पास? डिपॉजिटरी के पास ओपन करवाएंगे। अब ये डिपॉजिटरी हमारे इंडिया में जो होती हैं, ये 2 ही तरह की डिपॉजिटरी हमारे इंडिया में होती हैं। एक होता है NSDL और एक होता है CDSL। या तो इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट NSDL के पास ओपन हो रहा होगा या तो CDSL के पास ओपन हो रहा होगा। इनके फुल फॉर्म्स MCQ के लिए ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। ये इनके फुल फॉर्म है। ये 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि डिपॉजिटरी का वर्क, डिपॉजिटरी के बेस पर काम करती हैं और अलग अलग डीमैट अकाउंट्स को अपने पास होल्ड करके रखती हैं।
तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे भी आपके ब्रोकर ने अकाउंट ओपन करवाया हो, ये इनमें से कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन क्या ओपन करेगी, इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट ओपन करेगी। तो ये पूरा स्टेप क्या हुआ, हमारा सेकेंड स्टेप हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, स्टेप नंबर 3। अब यहाँ पे हमारा यहाँ तक क्या हो गया, हमारा बैंक अकाउंट हमारे पास होगा ही, ट्रेडिंग अकाउंट हमारे ब्रोकर ने ओपन कर दिया है, डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी के पास जाकर ब्रोकर ने ओपन करवा दिया था। अब आते हैं हम तीसरे स्टेप पे, प्लेसिंग दी ऑर्डर। अब जब मेरे सारे अकाउंट्स ओपन हो गए हैं, जो जो मुझे ज़रूरत है एज एन इन्वेस्टर, अब मैं नेक्स्ट काम करूँगी, या इन्वेस्टर नेक्स्ट काम क्या करेगा, प्लेसिंग दी ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करने का काम करेगा। इन्वेस्टर प्लेस एन ऑर्डर टू द ब्रोकर अबाउट द सिक्योरिटीज़ ही वांट टू सेल और बाय। जो भी सिक्योरिटीज़ एक इन्वेस्टर बेचना या ख़रीदना चाहता है, उसका एक ऑर्डर क्या करेगा, इन्वेस्टर अपने ब्रोकर को देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर देने का सेम मतलब वैसे ही समझिए जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप वो सर्च बॉक्स में लिखते हो कि ये सामान चाहिए है, इतने पीस का चाहिए है, ये इस तरीके का आप वहाँ लिखते हो। ठीक है, तो वही काम यहाँ इन्वेस्टर भी करेगा, अपने ब्रोकर्स को वो डिटेल देगा कि मुझे कितने शेयर्स चाहिए हैं या मुझे कितने शेयर्स बेचने हैं। जैसे सपोज़ मैं एज एन इन्वेस्टर कि मैं अपने ब्रोकर से कह रही हूँ कि मुझे 100 इक्विटी शेयर्स चाहिए हैं रिलायंस कंपनी के, लेकिन वो 100 इक्विटी शेयर्स जो हैं वो 501 शेयर 500 रुपये से ज़्यादा का ना हो। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्रोकर को क्या क्या डिटेल दे दी कि मुझे कितने शेयर चाहिए, 100 चाहिए, किस कंपनी के चाहिए, रिलायंस के चाहिए हैं, कितने के होने चाहिए एक शेयर, तो 500 रुपये का होना चाहिए। ये पूरी डिटेल मैंने उसको अच्छे से दे दी ऑर्डर के बारे में, जो कि मुझे चाहिए है शेयर्स, तो ये मैं दूँगी ब्रोकर को। ठीक है, यहाँ पे केवल शेयर्स की ही डिटेल नहीं, हो सकता है मुझे शेयर ख़रीदना ना हो, मुझे बेचना हो, तो वो भी डिटेल मैं दूंगी कि मेरी इस कंपनी के शेयर्स मेरे पास हैं, मैं इतने के बेचना चाहती हूँ और मैं इतने शेयर्स बेचूंगी। तो ये दोनों ही काम हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन आते हैं हम स्टेप नंबर 4 पे, मैच दी शेयर एंड बेस्ट प्राइस। अब ब्रोकर क्या करेगा, जो इन्वेस्टर का ब्रोकर होगा वो स्टॉक एक्सचेंज जाकर चेक करेगा, स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर जाकर चेक करेगा कि जो जो इन्वेस्टर को जैसा जैसा शेयर चाहिए है, क्या वो स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है या नहीं। द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर्स एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल। ठीक है, चेक किया जाएगा कि क्या ये चीज़ें हैं या नहीं हैं, तो वो चेक करना क्या कहलाएगा, मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। नेक्स्ट आते हैं एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। 5th स्टेप हमारा होगा कि ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देना। अब अगर यहाँ पे ब्रोकर ने देखा कि हाँ स्टॉक एक्सचेंज में जो जो शेयर चाहिए मेरे इन्वेस्टर को वो मौजूद हैं, तो वो क्या करेगा, ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसा शेयर ब्रोकर वहाँ मैच करने जाता है वैसा शेयर नहीं होता, तो कुछ टाइम के लिए ब्रोकर को रुकना पड़ता है, और स्टॉक एक्सचेंज के पास जब वैसे शेयर आ जाते हैं तो वो ब्रोकर को एक मैसेज के थ्रू या किसी तरीके के नोटिफिकेशन के थ्रू बता देता है कि ये शेयर्स आ गए हैं जो आपने ऑर्डर किए थे। तब ब्रोकर क्या करता है, अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता है। ये वैसे ही समझिए कि सपोज़ आपने कोई ऑनलाइन जाकर किसी साइट पर कोई प्रोडक्ट का नाम लिखा और वो अभी स्टॉक में नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, स्टॉक में नहीं रहता है, फिर जब स्टॉक में वो सामान आ जाता है तो उस साइट से आपको क्या आ जाता है, मैसेज आ जाता है या नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये सामान आ गया है हमारे स्टॉक में, ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। तो वही वाला काम यहाँ पे होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट हम 5th स्टेप पे, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर पे। आफ्टर गेटिंग द ऑर्डर सो मैंशनड बाय इन्वेस्टर, द ब्रोकर विल एग्जीक्यूट द ऑर्डर। अब इन्वेस्टर के बताए ऑर्डर को ब्रोकर क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। जैसा इन्वेस्टर ने चाहा वैसा शेयर आ गया है मार्केट में, तो अब वो क्या करेगा, अब उनके बताए ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि फाइनल ऑर्डर प्लेस कर देगा इलेक्ट्रॉनिकली, एंड इशू ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप टू इन्वेस्टर। और फिर एक ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप जो है वो इशू हो जाएगी, ब्रोकर इशू कर देगा किसको, इन्वेस्टर को। ठीक है, एक प्रूफ दे देगा कि देखिए मैंने ये ऑर्डर स्टॉक मार्केट में प्लेस कर दिया है जो आपने बताया था। ठीक है, तो ये जो ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप है ये कौन इशू करेगा, ब्रोकर इशू करेगा। किसको इशू करेगा, इन्वेस्टर को इशू करेगा। इसमें क्या लिखा होगा, इसमें होगा कि हाँ जो आपने ऑर्डर जैसा जैसा कहा था इतने इतने शेयर का और ये चीज़ें कंफर्म हो गई हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप। इसको फिर से वैसे ही समझिए जैसे आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है ऑनलाइन, तो आपको एक मैसेज आ जाता है ना कि आपका ये ऑर्डर प्लेस हो गया है, तो वही चीज़ यहाँ ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप आपको इशू हो जाएगी। देन आते हैं नेक्स्ट पे, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट।
अब ये जो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू की है ब्रोकर ने, इसके 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रोकर क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भी इन्वेस्टर को इशू कर देगा, यानी इन्वेस्टर तक पहुंचा देगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नोट का मतलब है एक लीगल डॉक्यूमेंट विच कंटेन द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड, प्राइस, डेट, टाइम ऑफ डील, ब्रोकरेज चार्जेस, यूनिक ऑर्डर कोड नंबर। ये सारी डिटेल उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में दी होगी, जैसे कितने शेयर्स हैं, खरीदने हैं या बेचने हैं, प्राइस क्या है उन शेयर की, किस दिन किया गया है ऑर्डर प्लेस, टाइम क्या था उस डील का, ब्रोकरेज चार्जेस, यानी ये जो ब्रोकर है ये जो काम करने की ये फ़ीस चार्ज करता है, तो ये अपना ब्रोकरेज भी लिखेगा कि इनको कितना आपको देना है, और यूनिक ऑर्डर कोड नंबर आपको मिलेगा, यानी इन्वेस्टर को मिलेगा। यूनिक ऑर्डर कोड नंबर का मतलब हो जाता है आपका जो ऑर्डर प्लेस हुआ है उससे रिलेटेड आपको एक कोड नंबर, ऑर्डर कोड नंबर दे दिया जाता है, यानी आपके ऑर्डर का नंबर दे दिया जाता है, तो वो आपको इशू हो जाएगा। इसको हम लीगल डॉक्यूमेंट मानते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट को। अब एक सवाल यहाँ आ सकता है, मैम ये ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप भी तो एक डॉक्यूमेंट है, इसको आप समझ लीजिए कि ये केवल कंफर्म करने के लिए है ऑर्डर, कि हाँ कंफर्म कर दिया जाए, मतलब कि आपका ऑर्डर कर दिया गया है, उसे कैंसिल वगैरह तो नहीं करना है, उस तरीके का एक कंफर्मेशन स्लिप है। इसको हम लीगल प्रूफ नहीं मानते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट को हम लीगल डॉक्यूमेंट मानते हैं। अगर कभी कोई आपका केस फंसता है स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड या कोई भी बात रुकती है, तो वहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को एज अ लीगल प्रूफ कोर्ट में पेश कर सकता है कि हाँ देखो ये ऑर्डर हमने प्लेस किया था और ये चीटिंग हमारे साथ हुई, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है, ठीक है। ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। सो इतनी चीज़ें आपकी होती हैं इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? अब देखिए, जो शेयर चाहिए थे इन्वेस्टर को, उसने वो ऑर्डर प्लेस किया ब्रोकर के पास, ब्रोकर ने स्टॉक मार्केट पे चेक किया और स्टॉक मार्केट पे वैसे शेयर मिल गए, तो उसने क्या किया, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट, यानी इन्वेस्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट नोट दे दिया। यहाँ तक तो बात हो गई। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलने के बाद ही क्या होगा, अब इन्वेस्टर अपनी तरफ से शेयर्स दे देगा ब्रोकर को, ठीक है। द इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर शेयर्स सोल्ड और पे कैश फॉर शेयर्स। या तो यहाँ से अगर सपोज़ मुझे शेयर्स चाहिए तो मैं यहाँ से क्या भेजूँगी, पैसा भेजूँगी, और अगर मुझे शेयर्स बेचने हैं तो मैं यहाँ से क्या भेजूँगी शेयर भेजूँगी। तो ये दोनों ही चीज़ें, या तो मैं शेयर डिलीवर करूँगी या तो मैं कैश पे करूँगी, किसको, ब्रोकर को पे करूँगी। तो इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग कॉन्ट्रैक्ट नोट, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट नोट मुझे मिल जाता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है इसको मिलते ही मैं क्या कर दूँगी, मैं मैं यहाँ से अपने पास से शेयर्स भेज दूँगी, इन्वेस्टर जो है शेयर्स भेज देगा, या फिर कैश पे कर दूँगी। और बिफोर द डे व्हेन ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज, दिस इज़ कॉल्ड पे इन डे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि या तो मैं तुरंत ही, जैसे ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट नोट मिला, इन्वेस्टर को जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट मिला उसने तुरंत क्या किया, यहाँ से शेयर्स भेज दिए अपने ब्रोकर के पास, या फिर बिफोर द डे व्हेन ब्रोकर विल मेक पेमेंट और डिलीवरी टू शेयर टू द एक्सचेंज, या तो उस दिन से पहले भेज दिया जाए इन्वेस्टर की तरफ से शेयर्स जब ब्रोकर शेयर्स एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में देने जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, पे इन डे कहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ मैं हूँ इन्वेस्टर, या मान लीजिए मिस्टर ए है इन्वेस्टर। अब मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए को कन्फर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू हो गया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होने के बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने ब्रोकर को क्या भेजा, शेयर भेजा, ठीक है। या ब्रोकर ने कह दिया कि मुझे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स देने हैं, सपोज़ थर्सडे को मुझे शेयर्स देने हैं, ठीक है। इसने कह दिया, ब्रोकर ने कह दिया मिस्टर ए से कि मुझे थर्सडे को वहाँ शेयर्स वगैरह दे देने हैं जो कि तुम्हें यहाँ से भेजने हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट नोट मिला सपोज़ मंडे को, ठीक है। मंडे को मिला कॉन्ट्रैक्ट नोट मिस्टर ए को। अब मंडे को मिला, अब चाहें तो मिस्टर ए कैश का या शेयर्स का इंतज़ाम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आराम से कर लें, मंडे कर लें, ट्यूसडे कर लें, वेडनेसडे कर लें, लेकिन थर्सडे से पहले ब्रोकर के पास यहाँ से शेयर्स चले जाने चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेड, इसको क्योंकि ब्रोकर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को शेयर्स बेचेगा, तो इनको थर्सडे को देने, ब्रोकर को शेयर्स थर्सडे को देने, थर्सडे से पहले
शेयर्स जो हैं वो ब्रोकर के पास आ जाने चाहिए। जब ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को शेयर्स देता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पे इन डे। ठीक है, तो इस पे इन डे के आने से पहले जो हमारा ब्रोकर है उसके पास शेयर्स आ जाने चाहिए। तो यही चीज़ आपकी क्या है, डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। इसको हम डिलीवरी ऑफ शेयर्स और मेकिंग पेमेंट कहते हैं कि ब्रोकर के पास आ जाने चाहिए शेयर्स पे इन डे से पहले। देन आते हैं नेक्स्ट पे, सेटलमेंट साइकिल। सेटलमेंट साइकिल का मतलब क्या हो गया, आफ्टर रिसीविंग कैश और शेयर्स फ्रॉम ब्रोकर्स द स्टॉक एक्सचेंज विल मेक पेमेंट और डिलीवर शेयर्स टू अदर पार्टीज और ब्रोकर्स, दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ब्रोकर ने क्या किया, ब्रोकर ने यहाँ से शेयर्स वगैरह मिस्टर ए से लिए और उसे स्टॉक एक्सचेंज में दे दिया। ये क्या था, ये पे इन डे था जब ब्रोकर ने स्टॉक एक्सचेंज को शेयर्स दिए। अब स्टॉक एक्सचेंज भी तो किसी को शेयर्स देगा, है ना, वो अपने पास रख के क्या करेगा उसका। सपोज़ मिस्टर बी के पास शेयर्स जाने हैं तो मिस्टर बी को वो शेयर्स देगा। इसको हम क्या कहते हैं, जब स्टॉक एक्सचेंज मिस्टर बी को शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहा है या उनके ब्रोकर को दे रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पे आउट डे कहते हैं। तो सेटलमेंट साइकिल का मतलब ही आपका ये होता है कि कैश या फिर शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के पास आने के बाद क्या होगा, वो दे देगा अगली पार्टी के ब्रोकर को वो शेयर्स या फिर कैश, तो इसे हम पे आउट डे कहते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट स्टेप, द ब्रोकर देन हैज़ टू मेक पेमेंट टू इन्वेस्टर विद इन 24 आवर्स। अब शेयर्स या फिर कैश मिल जाने के 24 घंटे के अंदर अंदर जो ब्रोकर होगा वो या तो शेयर्स या फिर पेमेंट अपने इन्वेस्टर को दे दे। ठीक है, अपने इन्वेस्टर को 24 घंटे के पहले दे दे। अब ये जो पूरा काम हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं T+2 डे। दिस होल ट्रांजैक्शन शैल बी डन इन T+2 डे। होल ट्रांजैक्शन का मतलब है यहाँ से शेयर्स गए, शेयर्स यहाँ से जाने के बाद मिस्टर बी तक पहुँचने के बाद और इनके पास वापस शेयर्स या पैसा आने के बाद तक का ये सारा जो प्रोग्राम है ये T+2 डे में हो जाना चाहिए, यानी कि 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। T का मतलब ट्रांजैक्शन, डे ट्रांजैक्शन से 2 दिन और बस। अब एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, ठीक, अब इससे हम समझते हैं कि यहाँ पे कह क्या रहा है। देखिए, एक है इन्वेस्टर आपका, ठीक, इन्वेस्टर ने क्या, इन्वेस्टर है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए के ब्रोकर हैं, ठीक। अब ब्रोकर और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। अब जो शेयर्स हैं वो मिस्टर ए के पास से, यहाँ पे हम शेयर्स का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि मिस्टर ए को शेयर्स बेचने हैं और ये जो मिस्टर बी हैं इनको शेयर्स खरीदने हैं और पैसा इनको देना है, ठीक है, यही तो होता है। यहाँ से पैसा जाएगा और वहाँ से शेयर्स आएंगे। तो यहाँ जो इन्वेस्टर है मिस्टर ए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेयर्स दिए ब्रोकर को। ब्रोकर ने ये शेयर्स किसको दिए, स्टॉक एक्सचेंज को दिए, ठीक है। शेयर्स यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए किसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास। ये जो शेयर्स ब्रोकर के पास से स्टॉक एक्सचेंज के पास गए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पे इन डे। बच्चों को मेनली जो कन्फ्यूजन रहता है वो पे इन डे और पे आउट डे में ही रहता है। तो ध्यान से समझिए कि इन्वेस्टर्स का जो ब्रोकर है वो जब स्टॉक एक्सचेंज को शेयर्स देगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पे इन डे कहते हैं। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, ये शेयर्स फर्दर ट्रांसफ़र करेगा किसको, मिस्टर बी के ब्रोकर को। अब मिस्टर बी के पास भी तो कोई ब्रोकर होगा ही, ठीक है। तो मिस्टर बी के ब्रोकर को ये क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स ट्रांसफ़र करेगा। उस दिन को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पे आउट डे, ठीक, पे आउट डे कहते हैं इसे हम। अब इसके बाद ब्रोकर के पास आ गए क्या, शेयर्स आ गए और ये शेयर्स इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टर को दे दिया, ठीक। इन्वेस्टर ने भी क्या किया, यहाँ से कैश दिया अपने ब्रोकर को और वो ब्रोकर ने इस नेक्स्ट ब्रोकर को वो पैसा वापस किया। तो ये भी चीज़ क्या हो गई, ये भी चीज़ आपकी पूरा इसका ही पूरा इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका हो गया। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ हुआ क्या कि ये तो पे आउट डे हो गया, स्टॉक एक्सचेंज ने शेयर्स दिए नेक्स्ट पार्टी के ब्रोकर को, दिस इज़ पे आउट डे। और यहाँ जो इन्वेस्टर का ब्रोकर था उसने शेयर्स दिए स्टॉक एक्सचेंज को, इसे हम कहते हैं पे इन डे। अब ये जो ब्रोकर के पास शेयर्स आ गए हैं 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टर के अकाउंट यानी डीमैट अकाउंट में आ जाने चाहिए विद इन 24 आवर्स।
तो ये भी क्या है, ये भी आपका T+2 डे का है कॉन्सेप्ट। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, आपका T+2 डे साइकिल कहलाती है। कि ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन, मैं इस तरीके से आपको शो कर देती हूँ, ये सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन है आपका, ये कितने टाइम में हो जाना चाहिए, T+2 डे में हो जाना चाहिए। यहाँ से शेयर्स का जाना और उसके बाद 24 घंटे के अंदर शेयर्स इसके अकाउंट में पहुंच जाए और जो कैश है वो यहाँ इनके विदिन 24 आवर्स के अंदर पहुंच जाए। तो ये सारा जो ट्रांजैक्शंस है ये पूरा T+2 डे के अंदर हो जाए। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेटलमेंट साइकिल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये पूरा, ये 3 दिन के अंदर हो जाएगा। यहाँ से ऑर्डर जाने के बाद, यहाँ से शेयर्स जाने के बाद इन तक शेयर पहुँच जाना और इन तक पैसा पहुंच जाना, ये सब कुछ 3 दिन के अंदर। तो दिस इज़ व्हाट T+2 डे। अगेन देखते हैं पे इन डे क्या था। पे इन डे का मतलब है कि मिस्टर ए का जो ब्रोकर है वो शेयर्स दे रहा है स्टॉक एक्सचेंज को, इसे हम पे इन डे कहते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज नेक्स्ट इन्वेस्टर के ब्रोकर को शेयर्स दे रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पे आउट डे। ध्यान रखिएगा, यहाँ शेयर्स भी हो सकता है या फिर यहाँ पे पैसा भी हो सकता है। हो सकता है ये शेयर्स ना दे रहे हो, ये पैसा दे रहे हों। हो सकता है ये शेयर्स ना रिसीव कर रहे हो, ये पैसा दे रहे हों। तो दोनों ही ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि सेटलमेंट साइकिल आपकी होती क्या है। तो यहाँ पे आज हमने पूरा कंप्लीट किया कि किस तरीके से आपका पूरा प्रोसीजर होता है जो एक इन्वेस्टर प्रिपेयर करता है इन दी प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, तो आई होप इतना क्लियर है आपको। और अगर कहीं कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, या कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि मैंने नहीं समझाया या कोई मिस हो गया है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बना के आपको समझा दूँगी। और इसके अलावा अगर आपको बिज़नेस स्टडी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो वो क्वेरी आपकी यहीं पे सॉल्व होगी मेरे चैनल पे, बिकॉज़ आपको मेरे चैनल पे फ़िज़िकल एजुकेशन और बिज़नेस स्टडी इन दोनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप नए हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में शेयर करिए। और वीडियो समझ आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।